वेलकम टू यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज पहला दिन है तो आज हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे कैसे हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर था वो शुरू हुआ और उसके बाद पुराना जो नेटवर्क था वो कैसा था, और कोशिश करेंगे नए नेटवर्क तक पहुंचने की। ठीक है, तो मैं वन बाय वन शुरू करूंगा और तुमसे आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग भी मेरे सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं मदद लेता हूँ। मेरा पहला सवाल है, ऐसा करता है मैं स्क्रीन से ही हेल्प कर लेते हैं थोड़े से। ओके। तो सबसे पहले तो ये जो आपका ट्रेनिंग है उसका नाम हम लोगों ने इंटीग्रेटेड टेलीकॉम नेटवर्क रखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी भी। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले वन बाय वन स्टेप चलेंगे और ये आपके ऊपर है और पूरे बैच के ऊपर रहेगा, जो भी हमारे साथ इस बैच में जुड़े होंगे, जो इसको जितना ज़्यादा आप कवर अप कर सकेंगे ये सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो टेलीकॉम के बारे में तो सबको मालूम है कि टेलीकॉम क्या होता है। टेलीकॉम में हम एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है। तो कोई भी जर्नी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। दुनिया भी आई तो कहीं ना कहीं से शुरू हुई थी, और आज हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। तो पीछे अगर इतिहास देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई लेवल मिलेगा। पहले इंसान कैसे रहता था, फिर उसके बाद ये डेवलप हुआ, और आज हम लोग और आने वाली और जो पीढ़ियां होंगी, अभी आप अपने नए इरा के साथ चल रहे हैं, आपके बाद वाले जो बच्चे आएंगे वो कुछ अलग होंगे, सारे अलग होंगे। ठीक है ना। तो समय के साथ डेवलपमेंट होता है। इसे आप डेवलपमेंट कह दीजिए या बदलाव कह दीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम ये कहें कि कोई हम आगे बढ़ गए तो ये कहना सही नहीं है। जो मेरा मानना है वो आगे हम कभी नहीं बढ़ते। हम क्या करते हैं, हम दुनिया में गोल गोल घूमते हैं। ठीक है। बस यहाँ इम्प्रूवमेंट जरूर होता है, इम्प्रूवमेंट जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन घूम फिर के वही आते हैं। ठीक है ना। तो पहले आदिमानव हुआ करते थे तो याद होगा कि उनकी दाढ़ियां होती थी, सेविंग नहीं करते थे। ठीक है। बीच में लोगों ने सेविंग करना शुरू कर दिया। आज फिर देखेंगे तो सब लोग घूम फिर के फिर से आदिमानव बन गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही कह रहा हूँ दीदी? ठीक है। अभी अब आते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ स्क्रीन पे चीज मैंने लिखी है, इस पे हम पहले फोकस करेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है ये। आप इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं जो आपने नहीं जानते हो। सबसे पहला नाम है टेलीकॉम वर्सेज आईटी कम्युनिकेशन। ठीक है। तो रिद्धि आप मुझे बताएं, टेलीकॉम और आईटी में आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? व्हाट इज द टेलीकॉम, व्हाट इज द आईटी? अनम्यूट हो जाइए और आराम से बताइए। Yes, telecommunication means the transmission of informations. मैं अगर एक अगेन बात पूछूं कि चलो आईटी में क्या करते हैं? सर आईटी मतलब क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसा है? आप ही बताओ। अभी तो कह रहे हो कि टेलीकॉम में कि इंफॉर्मेशन में, आईटी में भी बोल रहे हो इंफॉर्मेशन है। बोला आप ही ने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। दोनों जगह इंफॉर्मेशन वर्ड यूज है ना। हाँ सर। देखो बहुत ही सिंपल, अगर हमें कोई चीज समझनी है तो हम जितने जमीन पे जाके समझने की कोशिश करेंगे वो चीजें उतनी ही आसान और अच्छी होंगी। अगर कोई ये पूछता कि आप क्या करते हो, मैंने आपसे पूछा तो आप कहते ना मैं स्टूडेंट हूँ, तो लोग तुरंत दिमाग में क्या आता है, स्टूडेंट है तो क्या करेगा, वो आपस में पढ़ाई कर रहा होगा। आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहा होगा अलग बात है। ठीक है। उसी तरह से मैं पूछूं कि टेलीकॉम में क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल भाषा में दो लोग आपस में एक दूसरे को नंबर डायल करते हैं और बात करते हैं। दिस इज द टेलीकॉम। अभी आपको मुझसे बात करनी है तो आपने मेरे को नंबर डायल किया, बात किया। आपको मेरे दूसरे ईबी साथी थे अभिषेक गुप्ता जी को आपसे बात करनी थी, आपने उनका नंबर डायल किया और बात किया। ये ना, दिस इज द टेलीकॉम। लेकिन आप ये बताओ, आज के जमाने में या मैं अभी इस समय, क्या मैं आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ? क्या हाँ आप सर, मुझसे बात बातें कर रहे हो? क्या ये टेलीकम्युनिकेशन नहीं है? अ, हाँ ये भी है पर ये ओवर द फोन नहीं है। फोन नहीं है। देखो अगेन, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी। पहला कंफ्यूजन दूर कर दो आप। क्लियर हो गई मेरी बात? आज हाँ हमें वो। बात करनी होती है, मोबाइल उठाओ, व्हाट्सएप उठाओ, एक दूसरे से उस पर कम्युनिकेट कर लेते हैं। हम जूम पे कर रहे हैं, मैं आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, स्क्रीन भी देख रहे हो, मेरे साउंड भी सुन रहे हो, मैं कुछ स्क्रीन लिखूंगा वो भी देखोगे। ये भी कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन का, पहले हम सिंपल नंबर डायल करते थे, बात करते थे। समय बदला,
आज नंबर के साथ साथ हम नए चीज पे आ गए, हमारे डिवाइसें बदल गई। अब हमारे पास जो नई डिवाइसें आई हैं उनकी मदद से हम केवल नंबर डाल के बात नहीं करते। आजकल एक लिंक दे देते हैं, मैंने आपको लिंक दिया और हम एक दूसरे से जुड़ गए और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये भी कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी कम्युनिकेशन। और आईटी को चलाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको आपने अगर अगर मैं इसमें बात कर रहा हूं तो क्या आपका जो मोबाइल फोन है, टैबलेट है, आप किससे इस समय जुड़े हो? मोबाइल फोन से जुड़े हैं, लैपटॉप से जुड़े हैं, किससे अभी आपका प्लेटफॉर्म जुड़ा आपने? तो लैप लैपटॉप से जुड़ा। तो लैपटॉप क्या, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसकी मदद से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन। चलो इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होती है? आपने कभी सुना इंटेलिजेंट डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना। मतलब स्मार्टफोन्स। वन बाय वन, मैंने स्मार्ट आगे लिखा है। हमें वन बाय वन चलना है, तभी हम चीजों का डिफरेंशिएट दूर कर पाएंगे। अच्छा अच्छा छोड़ो, अच्छा। आप मेरे को छोड़ो, स्मार्ट ये सब बात की बात है। मैं एक सिंपल सवाल पूछूं। आम, आपके यहाँ तो अभी कोलकाता में तो बहुत वो रहता है, गर्मी रहती है अभी, नॉर्मल बारिश खूब होती है, गर्मी बहुत होती है, ठीक है ना। तो घर में पंखा होगा, फैन होगा, ठीक है। तो आप मार्केट गए, आज की डेट में सपोज करो रिद्धि, आप गए मार्केट और एक पंखा खरीदना आपको, ठीक है। दुकानदार ने आपका वेलकम किया और कहा वेलकम, आप हमारे दुकान में आए, तो आप हमें क्या खरीदना है? आपने कहा मुझे पंखा खरीदना है, तो आपका दुकानदार कहेगा यस यस, मैं आपको पंखा देने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए। नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए, स्मार्ट फैन चाहिए, और बिल्कुल एक लेटेस्ट मॉडल आया है एआई वाला फैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन से। तो आप रिद्धि मुझे बताएं, नॉर्मल फैन कौन सा होगा, कैसे पहचान करोगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन, यस या नो? यस सर, आई एम गेटिंग। ठीक है ना, तो सर, आप, हाँ बोलिए, नॉर्मल फैन कौन सा होगा? यस। तो नॉर्मल फैन वो होगा जिसमें जो ऑन ऑफ होगा एक स्विच के द्वारा। लाइक थ्रू अ स्विच वी कैन ऑन एंड ऑफ। ठीक है। और मैनुअली जो आपका ये इंटेलिजेंट, कहने का मतलब है कि जो मैनुअली होगा, कोई वो सभी पंखा या फैन नॉर्मल होंगे। अगर उसमें उसको ऑन ऑफ करना, उसकी स्पीड को बढ़ाना, उसको रोटेशन करना, ये सब मैनुअली होगा। दिस इज द नॉर्मल फैन। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, नो डाउट। इंटेलिजेंट फैन कौन सा होगा? सर इंटेलिजेंट फैन सर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर हम क्लैप करते हैं तो लाइट जल जाता है या फिर फैन चल जाता है। तो अच्छा आप मुझे बताएं, आर यू इंटेलिजेंट? या या आई थिंक सो। Like वाई I वाई think every human being is intelligent वाई because they आपने, have the brain. They have a better version of a brain in comparison to any other like human beings are also animals. So in comparison to अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात, आप पकड़ सही रहो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जस्ट लिस्टन टू मी कि हमारे इस एलटीटीसी में ना हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के स्टूडेंट। आप वहीं स्टूडेंट के अलावा हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस, इंटरनेशनल लेवल में इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ मेरे पास, फॉरेनर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, फॉरेनर बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं। वो सारे, क्योंकि आईटीयू सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है, तो नो डाउट कि ये यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उनसे मैं ऑप्टिकल फाइबर का नाम आपने सुना होगा, उनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर। राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आज आपने नाम सुना है, इसमें कोई शक नहीं। आपके घर में फाइबर लगा हुआ है, एफटीटीएच कनेक्शन है? है सर। फाइबर कनेक्शन है ना, वो एफटीटीएच जो भी लगाया हो अपने इंटरनेट के लिए, ठीक है। हम्म। तो अब मैं ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो आज के जो बच्चे हैं या जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं, जो लोग भी आते हैं, इंजीनियर आते हैं, पता क्या लिखते हैं? मैंने उनसे कहा 5 एडवांटेज बताओ। तो सबसे पहला एडवांटेज लगते हैं, यह सस्ता होता है, ये चोरी नहीं हो सकता, ये लंबी दूरी का, ये आपका इसका इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। 4 पॉइंट ये लिखा, सस्ता होगा, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। 5वां पॉइंट वो लिखते हैं, ये हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इसमें बैंडविड्थ बहुत हाई हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए तो नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर का एक ही मेन एडवांटेज था,
लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करा सकता है और बहुत हाई स्पीड का इंटरनेट दे सकता है। लेकिन मैंने पूछा था 5 एडवांटेज बताओ, तो डेफिनेटली 4.0 लिखे। क्या लिखे? ये सस्ता हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस आसान है। इट इज रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड था, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। तो उसी तरह से मैंने आपसे पूछा, आर यू इंटेलिजेंट? आप में 1000 फीचर हो सकते हैं, 1000 क्वालिटी हो सकती है, नो डाउट, लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं उसका एक बेसिक आंसर भी होगा। उस आंसर को आपको पकड़ना है। वो शायद बुक्स में नहीं होता है, लेकिन बुक्स में बहुत पढ़ते भी नहीं हम लोग ध्यान से, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही सिंपल बात है, उसके बाद आपको सिंपली सारी दुनिया का बात समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज इंटेलिजेंट है या नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारे डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस बनाओगे, तो पहले हम अपने आप को देख लेते हैं। दुनिया में वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होंगी अगर उसमें दो चीजें हों। दुनिया में वो सारी चीजें इंटेलिजेंट अगर उसमें दो चीजें हों। अगर पहला चीज सेंस, अगर मैं कुछ बोलूं वो सेंस कर जाए। दूसरी पॉइंट, उसके अंदर मेमोरी, दिस इज द मेमोरी। आपके पास सेंस भी है और मेमोरी है। मैं कुछ बोलता हूं, आप सेंस कर सकते हो, उसको याद कर, यू आर इंटेलिजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दुनिया की हर चीज, अगर मैं पंखे के बारे में बात करूं, अगर पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दो, तो जो काम आप मैनुअली कर रहे थे, ऑन ऑफ करना, स्पीड कंट्रोल करना, रोटेशन करना, वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी करने लगोगे। वो फैन आपका इंटेलिजेंट फैन हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलेज में होता ना, मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं पढ़ाई करता था, तो हमारे जब टीचर की बात हमें समझ में, हम नहीं समझ पाते, तो टीचर कहता नॉनसेंस। क्या कह रहा है? नॉनसेंस। मतलब एक चीज गायब है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ समझ नहीं रहा बिल्कुल, तो बोलते हाफ माइंड, उसका माइंड आ रहा है, उसकी मेमोरी खराब है, तो ठीक है। ये भगवान की कृपा होती है कि किसी का सेंसर और मेमोरी चिप, जो मेमोरी है, दोनों अच्छा हो, तो उसको कहते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट। अगर एक भी चीज ड्रॉप होती है या कमी महसूस होती है, तो हम लोग खुद ही कहते हैं नॉनसेंस, हाफ माइंड। कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? हाँ सर। होता है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज इंटेलिजेंट, ठीक है। अब बात आती है स्मार्ट। ये दो सफर तय हो गए आपके। ये भी समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या था, यहाँ शुरू किया दूसरा, अब तीसरे सफर में आ गया स्मार्ट। हम अपने शहर को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, हम अपने रूम को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे हमारे पास 6 मंथ्स के हैं, वो उसी के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए स्मार्ट होता क्या। अगर मैं पूछूं यू आर इंटेलिजेंट, रिद्धि यू आर इंटेलिजेंट, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि आपके पास सेंस और मेमोरी है। अब मैं अगेन आस्किंग टू यू, आर यू स्मार्ट, यस या नो? यस अब क्यों बताया, अब बताओ फिर सोच के। सर। स्मार्ट for a smart, being smart for a human is like getting adapted to any kind of situation, reaction to a situation. आप सिचुएशन को या जो भी चीज अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको तो आप सेंसर में बढ़ा दीजिए। ये सब सेंस की बात होगी ना, ये हाँ हाँ। सेंसर में सारी चीजें डाल लीजिए, तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस तरह का डिवाइस है, कोई चीजों को भी सेंस कर रहा है। स्मार्टनेस नहीं आई अभी तक। स्मार्ट किस बात पे आएगी? थोड़ा और सोचिए। अगर आपको कभी सोचा है घर, मेरा स्मार्ट घर बन जाए? स्मार्टफोन सुना है आपने? फोन तो स्मार्ट यूज कर रहे होंगे ना आपने, स्मार्ट हाँ हाँ टीवी, स्मार्टफोन। तो थोड़ा सोचिए क्या होना चाहिए। नो डाउट ये स्मार्ट है तो सर, ये, हम्म। I can operate any other device using a smart device. चलो अभी हम बताते हैं, टाइम का भी ध्यान रखना मुझे, ठीक है। स्मार्ट में नो डाउट को इंटेलिजेंट तो होगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है ना। दैट इज इंटेलिजेंट तो रहेगा ही। प्लस इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज ऐड हो गई होगी जिससे वह स्मार्ट बन जाए, यही तो किया होगा। तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग 1994, ठीक है ना, कितने साल पहले की होगी, 1994। उस समय इंजीनियरिंग बनना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बनारस शहर का हूँ। तो सिलेक्शन हो गया, तो बड़ा मुश्किल से, पहले आज की तरह नहीं कि आप मन चाहा कहीं भी जाके एडमिशन करा सकते, थोड़ी मेहनत की, आपको ऑप्शंस हैं, यहाँ नहीं होगा 10 कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन हमारे टाइम में बहुत मुश्किल होते थे। पूरे यूपी के अंदर केवल एक साल में 2042 स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग का एडमिशन ले पाते थे।
इतना टफ होता था कंपटीशन। आईटी अपना अलग कराता था, रुड़की यूनिवर्सिटी, अब रुड़की के नाम से पहले जाने जाते, वो अलग कराते थे। एमएनआर एक अलग एग्जाम होते थे। और बाहर के राज्यों में बहुत कम चांसेस मिलते थे। दुर्गापुर में आपका एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पे हम लोगों को मौका मिला था। तो मैं उस समय का बात याद कर रहा हूँ, उसी में इस सवाल का भी आंसर है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसमें ये आपका मेरा सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के लिए। दैट इज नाउ आईआईटी रुड़की के नाम से जानते हैं। अब आईआईटी के एग्जाम से ही उसका एडमिशन होता है, लेकिन पहले वो अपना अलग 90 सीटों का कराते थे। क्योंकि अलग अलग एडमिशन होते थे, अलग अलग एंट्रेंस होते थे, तो ये बड़ा मुश्किल होता था कॉलेजों को भी आइडेंटिफाई करने में कि उनके यहाँ कितने बच्चे एडमिशन लेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की भी ऐसे ही किया। नो डाउट हम देश के 90, केवल 90 सीट होती थी ऑल इंडिया। तो हम लोगों ने एग्जाम पास किया, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की ने पहले दिन, उन्हें मालूम नहीं था कितने लोग आते, तो क्या किया उन्होंने, मेरे वाले बैच को, या हो सकता सभी बैचों में से ही करते होंगे, पहले दिन एक कॉमन रूम में बैठा दिया उन्होंने। और उनसे ये बोला कि इंतजार करते थे कितने बच्चे आएंगे, और उसी हिसाब से अगला डिसीजन लेते। तो हम लोग सब लोग क्लासरूम में बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था। तो जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई तब तक 40-50 बच्चे के आसपास, मुझे याद है अच्छे से कि 40-40 प्लस के आसपास स्टूडेंट आ चुके थे देश के। कोई साउथ से था, कोई नॉर्थ से था, कोई वेस्ट से था, कोई ईस्ट से था, सब अलग अलग लोकेशन। नो बडी नो टू ईच अदर, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। ठीक है, बैठे हुए थे हम लोग जब तक फैकल्टी नहीं आई। मेरी थोड़ी आदत है, मैं बनारसी हूँ, तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ क्लास में। पहले दिन बैठा हुआ था ताकि मैं ये जान जाऊं कि जो मेरे साथ 4 साल की पढ़ाई करेंगे वो लोग कैसे हैं, उनके साथ रहना है, उसमें कौन अच्छा दोस्त बनेगा। मतलब मेरी आदत है, हैबिचुअल है, यार कह सकता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है ये। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने वहां पे एक ऑब्जर्वेशन किया। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो, एक दो बच्चा ऐसा था, वो खड़ा होता था, कभी किसी सीट पे जाके बात करे, कभी किसी सीट पे जाके बात, हर सीट पे ज्यादा बात करने की कोशिश करता था, अंदर दिखाने की कोशिश करता था, बात करता था। तो मेरे अंदर से आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। आपके साथ भी होगा, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं ज्यादा बनते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो आप कहते हैं ना बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है। एक तो ये था। उसी क्लासरूम में एक बच्चा कॉर्नर में बैठा था, वो किसी से बात नहीं करता था। हम उसको बोलते कोपचे में बैठा हुआ है, अपने लोकल बनारसी भाषा बोलते कोपचे में बैठा है, वो किसी से भी बात नहीं करता था। ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, क्या आती थी, बड़ा घोंचू है, डफर। आंसर इज हियर। एक बच्चा जो ज्यादा बात किया उसको आपने ओवर स्मार्ट बोल दिया, जिसने बात बिल्कुल नहीं किया डफर कर दिया। यानी कि अगर आर आर इंटेलिजेंट, बस क्या डिफर हो गया, कम्युनिकेशन का। दैट इज द कम्युनिकेशन। आप सभी को स्मार्ट बनना है। आप अगर रिप्लाई देंगे यू बिकम स्मार्ट, अगर ज्यादा बोलेंगे आपको सिचुएशन के हिसाब से बात करनी है। ठीक है ना। तो आर यू गेटिंग, आर यू स्मार्ट, यस या नो, डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको स्मार्ट बनना है या ओवर स्मार्ट बनना है या डफर बनना है। ठीक है रिद्धि, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक उसी तरह से हमारा जो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आर यू गेटिंग, हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर। हाँ सर। ओके। तो मेरा जो पंखा है या दुनिया में हर चीज वो स्मार्ट होंगी अगर उसको इसको इंटरनेट से जोड़ पाओ। आप अमेरिका में बैठकर भी आपका फैन स्मार्ट होगा अगर उस पंखे को आप इंटरनेट से जुड़ जाओगे। किसी भी दुनिया किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। स्मार्ट फोन है आपके पास में, तो स्मार्टफोन का मतलब समझा आपने कि आपके फोन, अगर आपके पास फोन है और उस पर इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट से नहीं जोड़ा है, दैट फोन इज नॉट स्मार्ट। या आर यू गेटिंग माई पॉइंट। घर में टीवी है, चाहे उसमें 1000 फीचर बता दो, लेकिन इंटरनेट से नहीं जोड़े तो नॉर्मल टीवी है। ठीक है। हाँ। यहां तक क्लियर हो गया। स्मार्ट सिटी, शहर के अंदर जितने भी ट्रैफिक है, जो भी ऑफिसेज हैं, कार है, सब इंटरनेट से जुड़ेंगे। आने वाला जो समय है वो बहुत ही स्ट्रांग है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं। 5G नथिंग, 5G जो है उसमें कुछ नहीं है। हर चीज को इंटरनेट जो, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने सुना होगा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हर चीज को इंटरनेट से जोड़ना है आपको। ठीक है। तो एक वीडियो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इसमें सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको। पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं स्क्रीन आपको।
ठीक है, उसके बाद आपको आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन। और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक अरे दूसरे दी को आवाज कॉल आ कर रही है? सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड Yes, करना sir. मुमकिन हुआ। ओके। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग-अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके। Yes, sir. तो अभी आपको ये समझ में आया, ऑलरेडी 5G आ चुका है, ठीक है ना। ये थोड़ा वीडियो 1 साल पुराना है, 1.5 साल करीब, ठीक है। तो वो तब की बात कर रहा था, लेकिन हमें ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना पीरियड के दौरान हम लोगों ने 5G काफ़ी अच्छा डेवलप किया। और आपको इस बात को भी जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि BSNL देश की पहली ऐसी कंपनी होगी जो देश के अंदर बने हुए पहली पूर्ण स्वदेशी, मतलब जो इंडिया के अंदर बने 4G और 5G सर्विस को लॉन्च करने वाले। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। डिले है, डिले इसका कारण यह है कि पहला इसके जो टावर से लेके हर चीज आपकी
इंडिया के अंदर की होगी बनाई हुई, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुराना जो BSNL है उसकी कहानी तो आपको मालूम ही है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो है नहीं, प्रॉब्लम है, दैट इज ओके, वो तो पुरानी चीजें वो खत्म हो गई। या फिर नए BSNL का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर एक एक चीज जो है वो देश के अंदर बनाई गई होगी, और ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आएगा अभी तक, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपको एक बेसिक आइडिया का जानकारी लगा होगा कि टेलीकॉम की जो जर्नी है, एक सिंपल हम लोग टेलीफोन, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, समय बदला, जिस तरह से डिवाइसों का डेवलपमेंट होता रहा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंटेलिजेंट स्मार्ट डिवाइस बनाते रहे। अब जो नेक्स्ट डिवाइस है, यहाँ तक तो हो चुका है काम है, स्मार्ट तक तो एवरी ऑलरेडी आ चुके हैं। अगला जो काम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेज। आप अगर मार्केट में जाओगे, शुरू के स्मार्ट फैन के बारे में भी समझ में आ गया। अब AI फैन, हम इंडियंस की आदत होती है आधे शब्द को खा पी जाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, तो हम लोग आर्टिफिशियल शब्द खा गए हैं, केवल इंटेलिजेंट। आप दुकान पे जाओगे कहेंगे ना, दुकानदार बोलेगा अरे हमारे पास एक नया वो आ गया है, इंटेलिजेंट मोबाइल आया है। अब मैंने भी गया, मैं भी अभी अपने वाइफ के लिए एक फोन खरीदने गया, तो कहा सर देखो आपके BSNL के लिए हमने इंटेलिजेंट फोन मंगाया। तो मैंने इंटेलिजेंट फोन का सफर तो यहाँ हो चुका खत्म, ये कौन सा इंटेलिजेंट फोन है। तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उस पर लिखा था AI फोन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम लोग की आदत है आधे शब्दों को खा पी जाना, वो हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरे शब्द कभी भी यूज नहीं करते। तो ये आर्टिफिशियल फैन क्या होगा, आर्टिफिशियल डिवाइस क्या होगा, ये क्या होगा, इसमें क्या ऐसी बात होगी, ये शब्द हमारे ख्याल से आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉमन सी बात हो गई है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत बता पाओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या होता है, या इसमें क्या होगा डिवाइस के अंदर, नाम सुना है? जैसे हाँ सर, जैसे एग्जांपल है ना गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा जो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है। इसमें ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग के बारे में बात कही जाएगी। ऑटो सेंस से होता है कि आजकल चूंकि सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तो हमारे डिवाइसों को उस सॉफ्टवेयर की मदद से ऑटो सेंस की फैसिलिटीज डाल दी जाती है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब वेरी वेल, अभी हम लोग यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें जो आपका वीडियो है, वो अगर आप, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, इसका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया गया था, आप यूट्यूब चलाते पहली बार, मान लो आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, घर पे लाए, पहली बार इंटरनेट से जोड़ा, आपने नया अकाउंट बनाया, ठीक है, लैपटॉप भी नया, अकाउंट भी नया, पहली बार यूट्यूब खोलोगे, क्या खुलेगा यूट्यूब का पहली बार, क्योंकि यूट्यूब को नहीं पता आप कौन है, उसमें कोई भी, तो उसमें वही पेज खुलेगा जो उसने प्री डिफाइन किया होगा। वही कोई भी यूट्यूब पे आए तो पहले ये खुलना चाहिए, पहला पेज, वेबसाइट खोलते ना पहला पेज ये आना चाहिए। लेकिन अब यूट्यूब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर डाल दिया है। अब आप रिद्धि हैं, आपको हो सकता है कि गाना सुनना बहुत पसंद हो, गाने में भी सबकी वैरायटी होती है, आपको हो सकता है बंगाली गाना ज्यादा सुनना पसंद हो सकता है, आपका हिंदी गाने ज्यादा सुनना, या इंग्लिश, जैसा भी सबकी चॉइस अलग होती है, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई खेल कूद, कोई टेक्निक, हर आदमी की चॉइस होती है। तो आपने सर्च करना शुरू कर दिया उस पर, जब यूट्यूब पे जाए कोई ना कोई सर्च करेंगे, ठीक है, जब आप सर्च करेंगे, सर सजेशंस देगा। यस, सर एक्चुअली जैसे हम लोग देखते हैं कि गूगल पर अगर हमने कुछ सर्च किया तो उससे रिलेटेड सजेशंस हमें मिलने लगता है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो तो सजेशन हो गया, हम दूसरी बात करें, थोड़ा सा डिफर है। आपने सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, ठीक है ना, तो वो सारी चीज आ गई। अब अगली बार यूट्यूब खोलोगे, फिर से अपने लैपटॉप में बंद कर दिया, फिर खोलोगे, तो अब वो पेज नहीं खुलेगा। अब वो पेज खुलेगा जिससे आपने सर्च किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन खुलेंगी। हाँ। आप समझे मेरी बात? पहली बार में उसे नहीं पता था हु आर यू, तो उसने वही खोला जो यूट्यूब ने कहा, और अगली बार यूट्यूब का आप भी खोले, यूट्यूब आपका दोस्त भी खोले, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, तो दोनों का जो पहला पेज खुलेगा ना, आज की डेट में अलग खुलेगा, क्योंकि आपकी सोच अलग है, आपका अनुसार। अगर आप अपना मोबाइल फोन मेरे को दे दोगे 15 मिनट, क्योंकि अब यूट्यूब है, यूट्यूब से किस किस से जुड़ा गया, फेसबुक से जुड़ गया, व्हाट्सएप से जुड़ गया, लिंक्डइन से जुड़ गया, दुनिया के हर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से जुड़ गया आज की डेट में।
तो आप अगर YouTube में भी अगर कोई चीज सर्च करोगे ना, आपके फेसबुक में भी अगर है अकाउंट है, तो आप वहां पे भी वही चीज फाइंड आउट कर पाओगे, आपका भी वही सर्च आएगा। आप मोबाइल देख के आज की डेट में इंसान की विचारधारा, सोच, सब कुछ बता सकते हो। इतना मतलब पावरफुल है। मैं साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग लेता हूँ और देता भी हूँ। मेरे यहाँ तो बहुत सारे वो भी आते हैं, अभी सशस्त्र सीमा बल के लोग आए थे, तो उनको मैंने ट्रेनिंग दी साइबर फोरेंसिक में। तो उनको भी मैंने समझाया कि बहुत आसानी को भी, मैंने कहा सर कैसे पहचान करें कि मोबाइल से कि वो आदमी की सोच क्या है। हमने बहुत ईजी है, आप इसको खोलो, उसके अकाउंट देखो, अकाउंट देख के उसको सर्च करो क्या चीज देखना चाहता है, उससे बिल्कुल आपका जो डॉक्टर बता देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, उसकी मदद से आपका फैन, पहली बार आपने पंखा खरीद के ले आए, मान लो एआई फैन खरीद पे ले आए, पंखे को नहीं मालूम हुई रिद्धि, ठीक है, रिद्धि को नहीं पता पंखा कौन है। आपने पंखा चलाया और रात को आपको 2 बजे ठंडा लगा, आपने पंखे को बंद कर दिया, क्योंकि पहली बार क्या था, तो पंखे को पता मालूम नहीं था। उसने फैन ने कहा ओके, इन्होंने 2 बजे फैन बंद किया है रात को, सेंस कर लिया, आराम से बैठ जाएगा। अगले दिन फिर ने आपने वही राम रिपीट कर दिया, 2 बजे फिर फैन क्लोज कर दिया। अब हमारा जो फैन है ऑटो लर्न कर गया, ये तो 2 बजे पंखा बंद करती है। तीसरे दिन वो पंखा ऑटोमेटिकली आपके पास स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, आई गो टू क्लोज, गो टू शट डाउन, मैं बंद होने जा रहा हूँ, शट डाउन होने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर अगर आपने कुछ नहीं दिया तो अपने आप पंखा बंद हो जाएगा। तो ये बोलते हैं सेल्फ लर्निंग, ऑटो लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आने वाले समय में आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई डिवाइस न बना दें जो कंप्लीटली 100% ऑटो हो। रोबोटिक सिस्टम है, बना रहे हैं, लेकिन उनको 100% ऑटो सेंस वाला नहीं बनाना है। अगर आपने बना दिया, वो दिन दूर नहीं, मशीनें आपस में एक दूसरे से ट्रेनिंग ले रही होंगी और हम लोग मशीनों के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होंगे। हमें मशीनों से काम करवाना है, मशीन से मुझे नहीं करवाना है। ओके, नाउ लास्ट इज द नेक्स्ट फ्यूचर, मेटावर्स। नाम सुना है आपने? हाँ सर। क्या होता है, कुछ आइडिया? सर ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, मतलब कंप्यूटराइज्ड विजन से एक पैरेलल वर्ल्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत ही अच्छा है। ये आपका जो नेक्स्ट लेवल है मेटावर्स का है। मेटावर्स में आपको इस बात की फैसिलिटीज दे दी जाएगी कि आप बैठे बैठे आप यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी कोने में घूम के आ जाएंगे, आपको बिल्कुल रियल महसूस होगा। इसमें गगल्स हो सकते हैं, हाथ में डिवाइसेज हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी जगह वर्चुअली मूव कर जाएं। इवन अभी हम लोग यहाँ पे जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हमने कभी नहीं सोचा था, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के टाइम में था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम एक दूसरे को देख के बात करेंगे। आप इस समय किसी भी टाइम पे हम लोग जुड़ जाएंगे, ये कभी सोच सकते थे? रात को 9:30 बजे 10 बजे क्लास ली जा सकती है? नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही टफ था, हम लोग अगले दिन तैयार, लेकिन आज संभव है। उसी तरह मेटावर्स में आपको अगर मैं ये ना बताऊं कि मैं फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हूँ, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कोलकाता में, मैं वहां पे एक सिंपल एक मेटावर्स क्लासरूम बनाऊं और सारे बच्चे आ जाए, बच्चों को नहीं बताओ कि मेरा ये जो रूम है क्लासरूम है, और मैं वहां पे एक डिवाइस लगेगा प्रोजेक्टर की तरह ऊपर रहेगा, उससे एक बीम निकलेगी लाइट की, और नीचे बैठकर मैं क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको ये ना बताया जाए कि मैं वहां पे बैठकर आपको क्लास दे रहा हूं, आप बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे कि मुझे लगे मैं रियल बैठ के वहां पे क्लास दे रहा हूं आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या है, लीगल जो कुछ है उसके ऊपर वो किया जा रहा है कि अगर इसमें कोई क्राइम होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है ना? तो इस पे भी ये, इसके भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। उसका भी एक मैं मेंबर हूं, तो आई विल, मैं सजेशन अपना सबमिट कर रहा हूं, तो भविष्य में देखेंगे। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद अगर आपको भी कभी मौका मिले मेरी जगह बैठकर पढ़ाने का, तो आप पढ़ाइएगा। आने वाला जो बच्चा होगा उसको आप ऐसे ही बोलेंगे कि भाई हमारे टाइम में ऐसे ऐसे होता था। ठीक है, तो ये था डिवाइसों की जर्नी। हमने बहुत ही सिंपल टेलीफोन से शुरू किया था और आज आईटी कम्युनिकेशन की तरफ मूवमेंट हो गए हैं। दिसंबर 2025 के बाद नंबर डायलिंग का सिस्टम नहीं होगा। आप किसी से बात करनी है, मोबाइल उठाओ, बटन दबाओ और सीधा बात करो, नो नंबर डायलिंग। अभी मुझे आपसे बात करनी थी, आपको मुझे कम्युनिकेट करना, क्या क्या गूगल पे लिंक दिया, हम दोनों बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
तो होपफुली की जर्नी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जर्नी हमने क्या तय किया। अब हम बात करते हैं नेटवर्क्स के बारे में। ये हमारे बेसिक जानकारी थी कि टेलीकॉम से हम आईटी में आ गए हैं। आजकल हम लोग आईटी के ही स्टूडेंट, आप इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। तो उस समय हमारी भी सोच होती थी कि कंप्यूटर साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं, आईटी तो ब्रांच नया नया था, तो पता नहीं क्या है ये, ठीक है। लेकिन जब मैं फील्ड में काम करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि आईटी क्या भला है, आईटी क्या चीज है। हम जिस कम्युनिकेशन से भाग रहे थे, कम्युनिकेशन ही तो आईटी है। अब इसको चलाने के लिए मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ रहा है, सॉफ्टवेयर भी पढ़ना पड़ रहा है, और आज हम काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं समय के साथ। मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई सवाल या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, एक टेलीफोन एक्सचेंज। ये हमारा डे 1 का था व्यवस्था। डे 1 में हमने इतनी क्लास को कवर की थी, डे 1 में भी ठीक है। आज हम अब डे 2 के लिए जाते हैं, जो उनका दूसरा जो सेशन किया था मैं उस पर बात करूंगा। यानी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो आप यू कैन आस्क, अदरवाइज हम बढ़े। नो सर, नो क्वेश्चंस। डे 1 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आप मेरे नहीं रिकॉर्डिंग भी देखते हैं ना, तो भी समझ में आ जाता। मैं ऐसे ही सर। पढ़ाता हूँ, मेरे को हाई फाई नहीं पढ़ाना। उसके लिए गूगल बाबा आपके टीचर और आप काफी हैं। अगर आप मेरे पास भी आकर अगर उसी तरह से पढ़ने लगे तो फिर मेरे और टीचर में डिफरेंस क्या है? यू आर रिलेटेड, और आपका कांटेक्ट एक इंडस्ट्री के ऑफिसर से है। मैं इंडस्ट्री का ऑफिसर हूँ, मैं एक पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ। मैं जो अपना काम किया है, फील्ड में जो एक्सपीरियंस लिया है, उसी को आपको शेयर करता हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करके आए आप। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्यों जोड़ा गया? अगर पढ़ने वाले, लेकिन वही है कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग अपना समय अच्छे से, अगर मैं फील्ड में होता शायद मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। लेकिन आप चूंकि ट्रेनिंग सेंटर आपने चॉइस किया, आपको किसी ने सजेस्ट किया या आपने खुद चॉइस किया, ये तो आप जाने। आपको किसी ने सजेस्ट किया था, खुद ही चॉइस किया था? पूछ लेते हैं। सर, मैंने खुद ही चॉइस किया क्योंकि मुझे पता था कि बीएसएनएल का ऐसा समर ट्रेनिंग होता है। नहीं, और एक ट्रेनिंग तो सारे इंडस्ट्री। जगह होते हैं बीएसएनएल के। अगर वहां पे टेलीफोन एक्सचेंज में करते तो ऐसे नहीं बताया जाएगा। दैट इज नॉट इजी। कोलकाता में मतलब मेरे, कल्याणी में मेरे ट्रेनिंग हाँ सेंटर है वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, कल्याणी में है। है। वहाँ पहले तो दो उसमें ट्रेनिंग। तो ऑफलाइन में होता है ना? नहीं, हमारे यहाँ भी आप, ये तो सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब होता है मेरे यहाँ। हाँ सर, बट ट्रांसपोर्टेशन का बहुत झमेला रह जाएगा। और ऐसे भी मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि मैं गेट की भी प्रिपरेशन ले रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक हमने आपको जितना बताया उसमें कोई टेंशन तो नहीं हुआ? ठीक था ना? कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना? नो ठीक नो। है। अब अगला लेवल पे हम चलते हैं, दूसरे लेवल में देखते हैं जितना कवर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने बच्चों की क्लास बंद कर दी। मुझे पता था कि 10-15 टाइम हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी क्लास का पता नहीं चलता था। मैं शुरू करता हूँ ना पूरे सुबह से शाम, मैंने इतने पढ़ाए हैं। अभी मैं बहुत जगह, अभी अभी मुझे पूरा शिमला पढ़ाने के जाने हैं, फिर नागपुर जाना है अभी। तो मैं तो, मुझे लोग बुलाते रहते, मैं जाता ही रहता हूँ, लोग भेजते भी रहते हैं, गवर्नमेंट भेजती रहती, तुम जाओ, ठीक है। तो जब मैं क्लास लेना शुरू करता हूँ 9 बजे से, शाम को कब 6 बज जाता है, कब 7 बज जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं इसी तरह की चीजें बताता रहता हूँ, सबको समझ में आती रहती है, ठीक है। अब मैं अगला नेटवर्क समझाने के आता हूँ। टेक्निकल बाद में बात करेंगे, पहले हम आपसे पूछें, बाघा बॉर्डर का नाम सुना आपने? चलो आप सॉरी तो, सर। बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर नहीं सर। जरूर जाना कभी, जब आपको मौका मिले तो जरूर जाना। भारत भारत और पाकिस्तान का एक पॉपुलर बॉर्डर है बाघा बॉर्डर, ठीक है ना। कभी न्यूज चैनल भी खोलना, देख लेना, यूट्यूब में सर्च कर लेना बाघा बॉर्डर, राइट, ठीक है। तो बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है। बाघा बॉर्डर पे रोज एक दूसरे देश के जो भी पावरफुल जो कंपटीशन होता है या जो भी होता है दिखाया जाता है, दमखम दिखाया जाता है, ठीक है। इंडियन भी होते हैं, दूसरी साइड पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन कई बार दोनों आपस में मिल भी जाते हैं। तो मान लो आप बाघा बॉर्डर गए और वहां पे आप खड़े हो, आपके पास मोबाइल फोन है, एक पाकिस्तानी है वो भी आपके साथ खड़ा है, उसके मोबाइल पे भी, उसके पास भी मोबाइल फोन है। नो डाउट आप इंडियन हैं, तो आपके मोबाइल पे इंडिया टावर का सिग्नल आएगा। जो पाकिस्तानी है उसके पाकिस्तानी, दोनों जगह एक ही खड़े हैं, क्योंकि बॉर्डर है, तो दोनों के मोबाइल फोन, दो अलग अलग कंट्री के, दोनों के मोबाइल पर सिग्नल आएंगे, राइट, ठीक है। तो अगर आप बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर आपने पाकिस्तानी को फोन किया, अगेन आई रिपीट, अपने मोबाइल से, जबकि दोनों साथ में खड़े हैं,
तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा। आपका फोन जो डायल करते हैं पाकिस्तान, जैसे आपने मेरे को कोलकाता से फोन किया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कोलकाता से आपका हाय हेलो शब्द या हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो किन किन रास्तों से होकर गुजरा, किन किन शहरों से होकर गुजरा, इसका कुछ आइडिया है। कम टू बाघा बॉर्डर, वहीं आ जाते हैं, क्या संभव है। या फिर आपके घर में ही आप हैं, आपके पेरेंट हैं, दोनों साथ बैठे हैं, एक ही टेबल चेयर पे बैठे हैं, आपने अपने पेरेंट को नंबर डायल किया, जो जबकि सामने बैठे हैं, तो आपके मोबाइल फोन में जो बोला गया वर्ड्स है आपके पेरेंट तक किस किस रास्ते से होके जाएगा, बता सकते हैं। आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन, यस या नो। इसका मतलब सवाल समझ में आया आपको मेरा, कभी so like सोचा आपने। यस यस, what kind of processes the communication is passing मैं through? आपसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूं, मैं रास्ता पूछ रहा हूं। मैं आपको कोलकाता से पटना जाना है, कोलकाता से गुवाहाटी जाना है, किस रास्ते से होके जाओगे, ये पूछ रहा हूं बस। So I will pass through the different states that lie between those two states. आपका क्लास थोड़ा अलग हो गया क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, पिछले बैच में थोड़ा सा उनको वो था। आपने बोला, मैं यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, यहीं से मैं शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, मीडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन मीडिया लिख देते हैं आपके पास में, एक सिंपल सा, क्योंकि आपका इतने सवाल का जवाब था, इस वजह से मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं। कम्युनिकेशन मीडिया में जो मेरा पहला है, एयर है। दूसरा मीडिया है हमारे पास में आपका कॉपर वायर है। तीसरा मीडिया हम लिख देते हैं ईएम या माइक्रोवेव, ये सब आप लोगों ने पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, ये सब हमारे सिलेबस में ही होते हैं। चौथा जो मीडिया है आपका कोएक्सियल वायर है। आपने ट्रांसमिशन लाइन, आपके सब्जेक्ट रहा होगा, पढ़ लिया आपने, यस या नो, या सेमेस्टर में है। Yes, it was in the last semester. हाँ, सैटेलाइट है, आपने सैटेलाइट का नाम लिया, और एक हमारा मीडिया है ऑप्टिकल फाइबर, OFC। आपके स्क्रीन पे मैंने मीडिया लिखा है, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, इसमें से कौन सी मीडिया सबसे वीक मीडिया है, सबसे कमजोर मीडिया है। वीक मीडिया कौन सा है इसमें, Sir, जिसे सबसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कमजोर माना गया है। air. यार नो डाउट, हवा में क्या होता है कि जब दो लोग सामने खड़े हैं तो उन्हें अगर आपस में बात करनी है तो फिर आपको आपको ज्यादा से ज्यादा, हवा एक माध्यम होता है, 30 मीटर से 50 मीटर की दूरी तक ही आप बात कर पाएंगे, उससे ज्यादा दूरी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा, सबसे अच्छा मीडिया किसको बोलोगे। The satellite. सैटेलाइट को बोलोगे, वेरी नाइस। सही है या गलत, आप ये बताओ। घर में डिश टीवी है, घर में आपका जो केबल टीवी है या डिश टीवी, किस तरह का टेलीविजन है आपके घर में, है The या cable TV. है। Cable TV. तो उसमें एक केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है। हाँ चलो, डिश टीवी का नाम सुना आपने, हाँ टाटा sir. स्काई या डीटीएच, आपके किसी हम्म। दोस्त के पास है। हाँ मेरे नेबरहुड में है। हाँ, तो आंधी बारिश तूफान, आपका तो बारिश होती रहती है, तो हाँ क्या होता है उस टाइम पे, जब बारिश हो रही है तो टीवी आता है, यस या नो। हाँ आता है। मुझे आता है, पता नहीं। आपको मुझे पता पता नहीं, नहीं। पता नहीं है। जिनके घर में डिश टीवी है, जिनके घर में सैटेलाइट से जुड़ा जो टीवी है, डिश टीवी मतलब सैटेलाइट के, ठीक है, हाँ जब आंधी बारिश तूफान आता है तो सैटेलाइट बंद हो जाता है, टीवी नहीं चलता है। ओके। सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, नेचुरल इंटरफेरेंस। जब आंधी बारिश तूफान या मौसम में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम नहीं करता है। अब आप ही बताओ, सैटेलाइट, ये बात सही है कि 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया कंट्रोल हो सकती है, मैं इंडिया में ही बात कर लेता हूं। अभी मैं जहां पे बैठा हूं यहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं थोड़ा और ऊपर चला जाऊं टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ बारिश कम होती है, आपके बंगाल में कितनी बारिश होती है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा होती है।
आसाम में तो डिश टीवी चला ही नहीं सकते, इतना ज्यादा बारिश होती है। इंडिया के अंदर ही जियोग्राफिकली इतना डिस्टेंस है। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, भले 3 सैटेलाइट से पूरी दुनिया चलाई जा सकती है, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाता है। नेचुरल इंटरफेरेंस। सन 2016 में बीएसएनएल ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था इनमारसैट। ये आपके लिए नया नाम है क्योंकि आपने जब टीवी के बारे में सुने, इनमारसैट, इनमार सैटेलाइट, ठीक है ना, इनमार सैटेलाइट। एक ऐसा नया सैटेलाइट बनाया गया जो आंधी बारिश तूफान सब में काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक भी हम इस सैटेलाइट के ऊपर आ नहीं पाए और बीएसएनएल के पास ही है। उसका कारण बता देता हूं। अच्छा आप ये बताओ, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता होगा? आइडिया है कुछ? ऑलमोस्ट ईयर और मोर। एक सैटेलाइट बनाने में कम से कम 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 8 से 10 साल। ओके। पहली बात तो ये। नंबर 2, सैटेलाइट जमीन से कितने ऊंचाई के ऊपर जाकर काम करता है? सैटेलाइट अभी आपके कोर्स में था, पढ़ा, यस या नो? ये तो हाई स्कूल में पढ़ा दिया जाता है कि सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पे डाला जाएगा, जो ऊपर जो आपका ऑर्बिट होता है कितने ऊपर होता है ऑर्बिटल इसका? तो 30 शायद पढ़ा था पर याद नहीं। 36,000 किलोमीटर मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। 36,000 किलोमीटर। अब सैटेलाइट, अभी आपको चंद्रयान 2 का नाम सुना आपने? हाँ सर। क्या हुआ था? लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ था उसमें? आप म्यूट का अनम्यूट हो जाइए प्लीज। यस सर, सर योर वॉइस वाज ग्लिचिंग। बीच में ही वो ड्रॉप, सफल नहीं हुआ ना। अब ध्यान से सुनो। देखो, हर चीज प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। सिर्फ हम हवाई बातें करके चीजों को नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप इंडस्ट्री से जुड़िए। इंडस्ट्री, क्योंकि हम सोचते हैं, सोचना एक अलग चीज है, फील्ड में कितना काम करें एक अलग मैटर है। एक सैटेलाइट बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एक सैटेलाइट बनाने में जरूरी नहीं है कि बनाने के बाद सही तरीके से, पैसा खर्च करने के बाद सही तरीके से ऑर्बिटल में चला हो जाए, सही तरीके से फिट हो जाए। अगला ड्रॉबैक, आपकी नौकरी मान लो इसरो में लग गई, सैटेलाइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं रेड्डी को भेज के ठीक को नहीं करवा सकता? करवा सकता हूं? ऊपर ही रह जाओगे, हाँ। ठीक है ना। तो इसीलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर हम डिपेंड नहीं होते। बहुत सारी कंट्री बना नहीं सकती, बहुत सारे ड्रॉबैक होते। हाँ, भविष्य में सैटेलाइट का हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ दूसरा भी व्यवस्था होगी जो ऑप्टिकल फाइबर होगा। आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे अच्छा मीडिया माना गया है। वायरलेस कुछ नहीं होता। आपको लगता है वायरलेस, एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन की व्यवस्था वायरलेस नहीं होती, सब फाइबर से है। कैसे, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये भी मीडिया इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट भी। लेकिन उन जगह, बहुत सारा ऐसी जगह है जहां पे हम फाइबर नहीं बिछा सकते, केबल नहीं डाल सकते, टावर नहीं लगा सकते, वैसे पे हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और जो सैटेलाइट हमारे जो नक्सलाडी एरिया छत्तीसगढ़ में, वहां पे सेट करते हैं। आपके बांग्लादेश का जो बागड़ एरिया, वहां पे सैटेलाइट यूज करते हैं। भारत पाकिस्तान का एरिया, वहां सैटेलाइट यूज करते हैं, जहां पे हम फाइबर नहीं बिछा सकते। लेकिन ये सैटेलाइट केवल गवर्नमेंट पर्पज के लिए, स्पेशल पर्पज के लिए और सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कॉपर वेव में क्या होता है, ये 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, अगर दो खाली डब्बे लें और उनमें छेद करें और लगा के, बचपन में तो हम लोग, हमारे टाइम में तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। बचपन में खिलौने नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, तो हम लोग अपना बचपन कैसे गुजारा? हमारा जो बचपन था कि हम लोग खाली डब्बे लेते थे, आज भी शायद गांव में करते होंगे। एक डब्बे को छेद किया और दूसरे को धागे से एक में हेलो बोला, दूसरे ने कान में लगाया तो आवाज जाती थी। कहने का मतलब, अगर दो सिंपल डब्बों को भी आपस में जोड़ दिया जाए तो हम एक दूसरे से हाय हेलो कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो उसी तरह से आपका जो वो है, कॉपर वायर लगा दिया जाए तो ये दूरी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर तक हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टावर से, जो आपके मोबाइल से जो जुड़े हो ना,
टावर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या माइक्रोवेव टावर होते हैं। इसमें जो दूरी होती है 40 किलोमीटर हो सकती है। 1 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक के टावर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। कोएक्सियल में है, इसमें 60 किलोमीटर तक दूरी हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया कवर करना है तो ऑप्टिकल फाइबर में दूरी का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी दूरी चाहो डाल सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे मीडिया इंपॉर्टेंट हैं। इतना आसान नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर मैंने बोल दिया कि पूरी दुनिया में डाल दो तो काम आसान है, वो भी कठिन है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर फिलहाल आज की डेट में बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन के रूप में माना जाता है। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो रिद्धि मेरे पूछ लेना, मैं बिल्कुल टेक्निकली से थोड़ा नीचे रह के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर। ठीक है, आज भी आप लकी हैं कि बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज अवेलेबल है, आप विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। ठीक है, आज भी अगर किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो वहां पे एक क्या क्या रूम होगा, एक स्पीच रूम होगा, जो इस तरह का रूम होगा। क्या होता है हम बात करेंगे अभी। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में ये आपका ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, एक टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके जो सेशन है, गुरु के 2 सेशन जो हमने कराए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप कल एबल होंगे नए आगे के लिए। ठीक है, उन बैच के साथ में। तो फिर आपका एक एमडीएफ रूम मिलेगा, एक आपका पावर रूम घर में अगर आपके पास लाइट चली जाती है आज की डेट में तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है रिद्धि? सर इन्वर्टर। इन्वर्टर लगा, नो डाउट। घर में लाइट चली गई, सारा लोड बैटरी पे आ गया, घर में तो मैं इंतजार कर सकता हूं कि लाइट आए या ना आए, ठीक है ना, यही तो है ना। लेकिन यही व्यवस्था पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां 24 घंटे बिजली चाहिए, लाइट गई बैटरी पे आ जाएगा। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम वहां पर हम इंतजार नहीं कर सकते, हम जनरेटर चला के रखते हैं। लाइट गई, बैटरी पे आया, फिर हमने 10 मिनट 5 मिनट के अंदर बाद जनरेटर चला दिया, फिर सारा लोड जनरेटर पे आ जाता है, फिर मेंस आया वापस रिस्टोर। ये कोई भी दुनिया का ऑर्गेनाइजेशन इसी व्यवस्था को फॉलो करता है। तो एक्सचेंज के अंदर एक पावर रूम होगा जो इस चीज को मेंटेन करेगा, लाइट जाएगा तो बैटरी पे आ जाएगा, बैटरी से फिर जनरेटर। एक बैटरी रूम पूरा का पूरा एक बैटरी रूम होता है, पूरा बैटरी, मतलब इस बात की बिजली 24 घंटे चाहिए टेलीफोन में। और एक रूम होता है ट्रांसमिशन रूम, जो स्विच रूम जैसा ही होता है, ये होता है। तो कोई भी एक्सचेंज विजिट करेंगे तो इतनी चीजें तो आपको मिलेंगी, ठीक है ना। अब मैं इसको 1 बाय 1 काम करता हूँ। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल, ये भी पहले बहुत चलता था, लेकिन समझने के लिए हमें हर चीज जमीन से ही शुरू करनी पड़ती है। जब जमीन से चलते हैं तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लोकल कॉल और ट्रंक कॉल को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आज भी बीएसएनएल के लैंडलाइन लोगों के घरों में अवेलेबल है, पुरानी वाली, नई वाली तो फाइबर आ गए। पुराने में क्या आपका फोन है, ये घर में एक बॉक्स लगा। अभी आपके पास जो घर में फोन है वो किस कंपनी का है? बीएसएनएल का पुराना है या एफटीटीएच नया लगवाया है? सर ये तो वो टिपिकल जो पुराने दिन का फोन होता है, वो तो ये तो वही है ना, वही है, लैंडलाइन। यस लैंडलाइन पे है ना, ठीक है, राइट। हाँ। ठीक है, ये घर का आपका फोन है। घर में इस तरह का एक बॉक्स लगाया जाता था जिसको एलजीओ बॉक्स बोलते थे। घर के बाहर एक इस तरह का डीपी होते थे, पिलर। ठीक है, इस पिलर से आपके 5 घरों में वायर, ये सब कॉपर वायर है, याद आ रहा था कॉपर वायर। और कॉपर वायर की दूरी मैंने कितनी बताई आपसे? 5 से 6 किलोमीटर का रेंज बताया, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सारे कॉपर वायर 5 घरों का इकट्ठा होता है। बिजली के वायर में, इलेक्ट्रिसिटी वायर में, टेलीफोन वायर में यह डिफरेंस होता है कि बिजली के वायर में एक ही प्लग के अंदर पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब सब लगा दो, लेकिन टेलीफोन के बारे में हर एक कस्टमर का अलग वायर आता है, एवरी कस्टमर डिफरेंट वायर। तो यहाँ इकट्ठा होगा 5 कस्टमर का। आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स भी आपने कहीं देखा होगा, इसको हम लोग पिलर कहते हैं। पिलर क्या करता है, इस बॉक्स से जितने भी आसपास के एरिया में केबल आते हैं वो जमीन के अंदर गई होती है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये 500 कस्टमरों का वायर इकट्ठा हो जाता है। फिर ये आप आगे बढ़ेंगे तो एक तरह का बड़ा बॉक्स भी इसी तरह का होता है कि बड़ा होता है। ये जहां दिख जाए इसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं। ये जहां दिख जाए तो आप समझ जाना कि नियर बाई 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज है। क्योंकि कॉपर वायर था तो 5 किलोमीटर के रेडियस पर हर एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। इसीलिए आपने सोचा होगा ये बीएसएनएल में ये हर 4 कदम पे चलो तो टेलीफोन एक्सचेंज मिलता है, ऐसा क्यों? बाकियों के नहीं होते? क्योंकि बीएसएनएल पुरानी व्यवस्था है, बहुत ही अंग्रेजों के जमाने की बनाई व्यवस्था है। बीएसएनएल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।
तो वो उसकी जो वायर है वो आपके जो मिलते हैं पूरे के पूरे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इसी मिलते हैं कि कॉपर वायर जब से टेलीफोन की शुरुआत हुई थी और आज तक कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता रहा। ठीक है, और एक्सचेंज के अंदर जो सबसे पहले एमडीएफ एक कुछ नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर पर जितने भी घर में लोगों के टेलीफोन वायर थे वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए और फिर ये स्विच रूम में चला जाता है। अब यहाँ पे ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ए का वायर भी यहीं पे आ गया और बी का वायर भी इसी तरह से इसी के अंदर हो। तो यहाँ पुराने जमाने में, अगर पुराने जमाने की कोई मूवी देखोगे ना, फिल्म दीवार, अमिताभ बच्चन की एक नई मूवी आई है, पुरानी मूवी थी दीवार, नई वाली तो आप लोगों ने हो सकता है कि देखी भी हो। तो उसमें अमिताभ बच्चन को जब किसी से बात करना होता है तो फोन करता था, तो यहाँ पे इंसान बैठा करते थे, उससे कहते मैं फला पर्सन से बात कर रहा हूं, उससे क्या कहते टेम्पोररी बेसिस पर वे जोड़ देते थे। तो अगर यहाँ पे जो इंसान टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को जोड़ना, अगर उसका वायर इन्हीं में है तो दो लोगों को जोड़ना यहाँ पर वो आपका स्विच कहलाता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पोररी बेसिस पर दो लोगों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। इसी द पहले इंसान इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये अभी आप जो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में आईपी स्विच। चीज वही है, लाइनें वही हैं, सिर्फ नाम और टेक्नोलॉजी बदली। कहाँ पे? यहाँ पर। अब ये टेक्नोलॉजी भी नहीं आ गई तो घर तक हम लोग यहाँ तक अब हम लोग फाइबर डाल दिए। व्यवस्था वही है जैसे आप अभी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, और ये अगर इस सेम वायर इन्हीं में तो ये कहलाएगा लोकल कॉल। क्लियर हो गया? लोकल कॉल क्या है? उनका वायर यहीं पे इकट्ठा होता था उसी शहर में, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पे रेडियस पे बना है तो कई जगह हो सकता है, तो उसी शहर में दूसरा एक्सचेंज से जुड़ा हो तो क्या व्यवस्था की गई है वो भी देखो आप। ये आपका टेलीफोन है, लगा है आपने, यहां तक तो आप बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आपने मिस्टर ए है और बी को मिलाया, लेकिन बी का वायर इनमें नहीं है, किसी और टेलीफोन एक्सचेंज में, लेकिन शहर में ही है। तो इस स्विच ने क्या कहा यहाँ पे, मशीन ने, अरे भाई ये तो मेरा नहीं है, चलो भाई, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाता था जिसको हम लोग डीटैक्स बोलते थे। अगेन आई रिपीट, इन एवरी सिटी देयर इज अ मेन टेलीफोन एक्सचेंज, दिस इज नोन एज द डीटैक्स, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। वो भी एक स्विच है। और ये जो हमारी व्यवस्था की गई थी यहाँ से मेन एक्सचेंज के लिए, ये अब ट्रांसमिशन रूम, एक रूम और दिखाता ना, ट्रांसमिशन रूम का काम है कि इस एक्सचेंज को ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से लेकर शहर का जो मेन टेलीफोन एक्सचेंज है उसको जोड़ा गया, और ये ऑप्टिकल फाइबर है, और ये ऑप्टिकल फाइबर 1986 से है, 1986, आज नया बात नहीं है। ठीक है, और फिर ये इस स्विच ने कहा अच्छा ये मिला रहे हैं तो डैट मीन्स कि हमारे शहर में ही कहीं और है, ओके चलो भाई ये स्विच तुम्हारा है, और फिर ये जोड़ दिया। इसको बोलते हैं ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एक ही शहर के अंदर सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक शहर के अंदर व्यवस्था कैसी है? So what is यस, LJU, the हाँ, second point, diagram, LJU. अगेन रिपीट, क्वेश्चन आपका क्लियर आया नहीं मेरे को। So what is this here in the second diagram, LJU? कहाँ पे लिखा है So after the phone, yeah, ये? this one. ये Yeah. दिस एक्चुअली दिस इज द बॉक्स, लाइन जैक यूनिट बोलते हैं। लाइन अच्छा। जैक यूनिट, लाइन को जहां जैक किया जाता है, ठीक है ना, इसको डीपी बोलते हैं, सॉरी इसको रोजिट बॉक्स भी बोलते हैं, इसको लाइन जैक। और डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जहां से घरों को जोड़ा जाता है, राइट। ये पीपीटी हम आपको शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, पीपीटी भी शेयर करेंगे, राइट। अगर किसी ने नंबर मिलाया, कोलकाता में है लेकिन वो कोलकाता से बाहर हो गया, दुर्गापुर में हो गया, ठीक है ना, गुवाहाटी हो गया, तो क्या व्यवस्था है? अब देखो, उसके लिए, उसके पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये जो सारी हमारे देश की अच्छी बात ये थी कि जो टेलीफोन की व्यवस्था शुरू की गई थी, वो जो टेलीफोन था वो केवल अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। और बड़ी अच्छी बात थी कि जब हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम, टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? आर यू नो? ग्राहम बेल, राइट। तो ग्राहम बेल ब्रिटेन के थे, तो उन्होंने जब टेलीफोन की शुरुआत करी तो सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने शुरू किया।
और नो डाउट टेलीफोन के मामले में हम लोग उतना ही आगे हैं जिससे बाकी दुनिया है। तो जब टेलीफोन की शुरुआत की तो उन्होंने एक टेलीग्राफ एक्ट बनाया, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में बनाया। और बड़ी अच्छी बात है, ये टेलीग्राफ एक्ट पता है कहाँ बना था? आपके कोलकाता में बना था। अच्छा। ठीक है ना? और आज भी है, ऐसा नहीं है खत्म है, ये टेलीग्राफ है। और इन्होंने क्या किया, इंडिया को 4 भागों में तोड़ा। और उस समय इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। ठीक है, उस समय। आर यू नो अवेयर अबाउट दिस? आपको मालूम है इंडिया की पहली कैपिटल क्या थी? हाँ, कोलकाता। कोलकाता थी। ये उस टाइम की बात है, राइट। और उन्होंने इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया। अभी जो मैंने वह बना आज के हिसाब से बना है, NTR, WTR, STR और ETR। नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन मतलब आपका कोलकाता, और इसमें हर टेलीकॉम रीजन में 2 हेडक्वार्टर थे। NTR में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया दिल्ली और देहरादून। आपके STR में बनाया बेंगलोर और चेन्नई। WTR में भोपाल और मुंबई। और ETR में बनाया आपका कोलकाता एंड गुवाहाटी। हर हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, तो अगर आप कोलकाता में हैं और दुर्गापुर में ही नंबर मिला रहे हैं तो दोनों किस में पड़ेंगे आपका? दोनों पड़ेगा आपका ETR में, ईस्टर्न टेलीकॉम रीजन में। ठीक है, उसमें क्या व्यवस्था की गई वो भी मैं बताता हूं। ये आपने नंबर मिलाया, ठीक है, आपने यहां पे बताते हैं, आपने मिस्टर ए से मिलाया, यहां तक स्विच रूम में आया। स्विच रूम ने कहा ओके ये हमारे यहाँ का नहीं है लग रहा है भाई, मेन एक्सचेंज भेज दिया, D-Tex। तो जैसे कोलकाता में मेन एक्सचेंज है वैसे ही मेन एक्सचेंज आपका दुर्गापुर में भी होगा। और एक शहर से दूसरे शहर को बीच में ये जो ऑप्टिकल फाइबर जोड़ा गया है वो आपका ट्रांसमिशन ETR, WTR, इस तरह का जिस भी रीजन में, मैंने NTR के हिसाब से बनाया यहाँ पे, आपका ETR होगा। और ये ऑप्टिकल फाइबर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो डाला गया है, गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट नहीं होने देगी, ना होना चाहिए। PPP मॉडल ही जलाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही जलाओ। क्योंकि अगर ये लाइन प्राइवेट हो गई तो भैया सब कुछ, हमारी सारी जिंदगी इंटरनेट पे है, सारी जिंदगी मेरे फोन पे है, हमारी जिंदगी कहाँ जाएगी? कंट्रोल कर लेगा। इसलिए ना तो रिलायंस चलने वाला है ना एयरटेल चले, ये हमेशा गवर्नमेंट की ही रहेगी। ठीक है, और उस शहर के भी D-Tex में चला गया, दुर्गापुर के। अच्छा हमारे शहर का है, चल भाई कहाँ का है? ओहो ये हमारे इस वाले टेलीफोन एक्सचेंज का भाई जोड़ दो, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं है। ऐसा ही इंडिया में फैला हुआ है। इसमें Yes, क्या? sir. So this total process takes only 15 to 20 minutes, not 15 20, but that is very much, like 2 to 3 minutes. हाँ ये सब एवरी नो प्रॉब्लम। Yeah, like if I'm calling someone from Durgapur, then the while it is ringing, these all process takes place. हाँ यस, आप अपने घर में सोचो पहले, फर्स्ट यू थिंक अबाउट एट योर होम। होम में कैसे होगा? अब एक चीज और बताते हैं पहले, अब इसको हम और डिस्कस करेंगे आपके सवाल का, उसके पहले एक चीज और पूरी कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आ जाओ, मैं एक डायग्राम और दिखाता हूँ। उसके बाद अभी आपका मोबाइल पे आ जाते हैं, फिर बात पूरी हो जाएगी। देखिए ये आपको, ये आपका मैं कनेक्शन आपको समझ में आ गया। ये तो हमारा सिंपल, यहाँ तक तो देयर इज नो डाउट ना कि ये आपका जो है घर का फोन है, आपका MSC उसमें जाएगा, MDF में जाएगा जो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि कस्टमर जो है बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि घर तक जमीन तक वायर तो डालने की व्यवस्था नहीं थी। कितने डालें, कितना पैसा खर्च करें? तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ तो नया करो भाई, डू समथिंग न्यू, कि आई वांट टू कनेक्ट एवरी पर्सन, आई वांट टू कनेक्ट ईच एंड एवरी वन। हाउ टू पॉसिबल? हर एक घर में वायर नहीं दे सकते। उन्होंने कहा नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। उन्होंने क्या किया? मोबाइल लाया, 2G और 3G टेक्नोलॉजी लाया, और यहाँ पे उन्होंने टावर लगा दिए। और इस टावर से मोबाइल जो जोड़ते हैं इससे जो आप जोड़ सकते हैं 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं एक टावर से। और ये ऑप्टिकल फाइबर, इनके नाम बदल दिए गए, MSC का नाम BSC कर दिया, मोबाइल स्विचिंग का नाम सेंटर कर दिया, नाम बदल दिए। तो अभी आपने जो जुड़े हो, आपका मोबाइल फोन से जो टावर है वायरलेस हो गया, लेकिन जो टावर है वो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सारे लाइनें वही हैं, कहीं चेंज नहीं है। ठीक है, और अगर आप अपने घर में भी बैठे हो, मैंने जब क्वेश्चन, अब आपके उसके सवाल के जवाब पे आते हैं,
अगर आप घर में दुर्गापुर हो चाहे कहीं भी पुर हो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप घर में भी बैठे हो और घर में ही दोनों लोगों का फोन है, तो आपका हाय हेलो टावर से जुड़ेगा, एमएससी ये कहेगा ओके ये तो यहीं लोकल है, यहीं से घूम फिर के आके फिर बात होगी। बाघा बॉर्डर पे है, मैंने पूछा बाघा बॉर्डर पे, तो बाघा बॉर्डर पे अगर दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी खड़े हैं, मोबाइल फोन से करे, तो ये इंडिया का जो सिग्नल होगा यहाँ से निकलेगा, लोकल आपका जो अटारी जगह है वहां पे जाएगा, उसने कहा अरे भाई ये हमारे नहीं लग रहा, और फिर ये भेजेगा शहर का मेन एक्सचेंज, मेन जो है अमृतसर, जहाँ पे डी टैक्स लगा होगा, डी टैक्स अमृतसर जगह है पंजाब में, वहां चला जाएगा, ये पंजाब में बाघा बॉर्डर पड़ता है। अमृतसर ने कहा ओ भाई दिस इज द नॉट रिलेटेड टू एनटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम का पार्ट नहीं है। फिर क्या करेगा, हेड क्वार्टर भेजेगा। मैंने आपको बताया था कि हर जोन में, हर टेलीकॉम रीजन में 2 हेडक्वार्टर हैं, आपके ईटीआर में कोलकाता एंड गुवाहाटी, सेम आपका एनटीआर में चंडीगढ़, और आपका आपका ये दिल्ली, सॉरी देहरादून और दिल्ली, और वेस्ट में बंगाल, और वेस्ट में आपका जो है भोपाल और मुंबई। ठीक है, तो फिर ये हेडक्वार्टर को भेज देगा, कहाँ भेजेगा, दिल्ली भेजेगा। दिल्ली ने कहा भाई ये दिस कॉल इज द रिलेटेड टू द आउट ऑफ इंडिया, और इंडिया से जो बाहर कॉल जाती है किस लोकेशन से जाती है, आर यू नो, अगर इंडिया से बाहर कॉल भेजनी हो तो कैसे जाएगी, वो लोकेशन कौन सा है, ऐसे नहीं कहीं से भी पहुंच जाएगी। इसके बारे में अवेयर हैं रिद्धि? नो। So from the headquarters. हाँ सर, हेडक्वार्टर के बाद में आपका जो कॉल है मुंबई चली जाएगी, यहाँ पे दिस इज द मुंबई लोकेशन। दिल्ली से मुंबई आएगा, मुंबई से समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, और सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर पड़ा है, डीपली लेइंग है, वो बंद करके रखते हैं, बिकॉज यू आर वेरी वेल नोन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसकी वजह से। तो फिर कॉल कैसे जाएगी जो हमने बंद कर रखा है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, कॉल हमारी यहाँ से निकलती है, चेन्नई, सिंगापुर, हांगकांग या इधर से होते हुए आपका यूएस में एंट्री करेगा, यहाँ जाएगा, फिर समुद्र में होते हुए, सारा समुद्र में होते हुए, फाइबर समुद्र पढ़ते हुए, फिर दुबई में घुसते हुए अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान। इंटरनल अरेंजमेंट एज द सिमिलर लाइक इंडिया, उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है बिल्कुल हमारे देश के सारा है। बाकी यानी 2 बाघा बॉर्डर पे खड़े थे, हाय और हेलो बोला, पूरी दुनिया घूम के आ गई। आर यू नाउ गेटिंग सरप्राइजिंग, यस या नो? आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इसके पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये अंडर सी केबल जो है उसके ऊपर है वीडियो, ठीक है ना, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास में, आ गया ये, यानी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो आप पूछो, अगेन रिपीट यू कैन। Sir, how much time it takes for this communication to This come power of total light, communication? what is the speed of the light? 3 10 to the power 8. अब ये बताओ, जो भी आप कॉल कर रहे हो, आपके लाइट के स्पीड से मूवमेंट है, तो कितना टाइम लगेगा? कोई डिले होने की संभावना लगती है आपको एज ए ह्यूमन बीइंग? नहीं ना? नहीं। आपके सवाल का जवाब मिल गया। ये सारे केबल हैं जो रियल में समुद्र में पड़ा, और आज से नहीं, 1850 आपके स्क्रीन पे है, सारे पॉइंट बने हैं, इसीलिए आसान नहीं है ऑप्टिकल फाइबर का भी। 2 देशों के बीच में लड़ाइयां हैं, चाइना लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, हर कंट्री लड़ रही है। तो समुद्र के किनारे कंट्री है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश में फाइट। कुछ कंट्री ऐसे जो लैंड लॉक है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे।
99 आज की डेट में 96%, 3% आप सैटेलाइट पे मूवमेंट कर दिए। फाइनली आप इंडिया का देख ओके। अब आपको समझ में आया नेटवर्क, इट इज रियल नेटवर्क। रियल नेटवर्क में कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। और मैं आपको टेलीफोन एक्सचेंज का एक वीडियो है जो मैं काम करते हैं, मैं यहीं पे आपको शेयर कर देता हूँ, राइट? ठीक है, ठीक है। उसको विजिट कर देखिएगा, उसमें जो भी मैंने अभी बात किया वो सारा वीडियो के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना? और अब आप रेडी हैं अगले जो सेशन है उनके साथ? कल 10 बजे से हम लोग 10 to 10:30, आधा घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं रखते ये तो, इसीलिए मैंने आज आपकी क्लास के लिए, उनके लिए मैंने क्लास ड्रॉप कर दी है। ठीक है। एनी कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर, नो सर। बाघा बॉर्डर पे भी आप समझ में आ गए, घर में बैठे हैं ऐसा नहीं। और एक चीज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, एक चीज और। हाँ सर। हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना। हम्म। देखो आप आज उसमें हो, आज इस उस टाइम पे हो कि आज आप लोगों के पास में इंटरनेट करने के लिए बहुत सारी, मतलब आपका अगर टाइम है शाम को तो आप इंटरनेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेरी नई नई नौकरी लगी थी तो मेरे पास में ऑप्शन नहीं था शाम के टाइम। एक जगह है यहाँ मेरठ के पास में, दिल्ली के पास में मेरठ है, और मेरठ में भी एक छोटा सा जगह है यमुना नदी के किनारे, बड़ौत, बागपत बड़ौत जगह का नाम है। ठीक है ना? तो वहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते। मतलब ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग, नई नौकरी होती है तो आपको भी नई नौकरी लगेगी तो आप कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, यू कैन, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि नया मिल रहा है। हम लोग जोश जोश में थे, पोस्ट तो भाई कहाँ भेजना है, चले गए, नई नौकरी थी। तो वहाँ पे ना तो सिनेमा घर था, ये मेरे टाइम की बात है, सन 2000 के आसपास की बात है। तो उस समय ना तो कोई वो था, नियर बाई कोई सिनेमा हॉल थे ना कुछ थे, तो शाम इंसान में नहीं, तो हमारा टाइम कैसे पास हो? तो वहाँ पे जो बड़ौत जगह थी वहाँ पे दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती थी। एक तो हम जैसे, उस समय हम लोग कुंवारे थे तो हम लोग की पोस्टिंग होती थी। दूसरे पनिशमेंट, आप समझ सकते हो एरिया कैसा होता था। तो हम, चूंकि हम लोग के नए थे तो हम लोग ये, मैं स्विच रूम का इंचार्ज था, ये जो स्विच रूम है ना, मैं इसका इंचार्ज था। तो शुरू के 2 दिन 3 दिन तो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ एसी रूम होता था तो वहीं सोया करते थे, भाई कहाँ जाना है, कोई घर ठिकाना नहीं, यही मजा आ रहा है, यहीं सो, एसी रूम है, क्योंकि घर में कोई एसी नया किराए पे मकान लिया था तो रहते नहीं थे। तो अब 3 4 हम लोग 4 दोस्त थे जो ने पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे। तो हम, एक दिन मेरा दिमाग काम कर गया कि साला टाइम पास नहीं हो रहा, करें क्या? तो मैंने ये देखा कि ये जितने भी जो लोग बात करते हैं ना, वो इसी स्विच रूम से तो बात करते हैं। मैंने हाँ। यहाँ स्पीकर लगा दिया। तो समझ गए ठीक है। आप कि मेरे 2.5 साल की नौकरी वहां पास हो गया। कैसे पास हो गया? मुझे रात को ये पता होता था कि कौन क्या बात करने वाला, किसका झगड़ा होने वाला। मतलब मैं, और यहाँ पे जब लगाओगे ना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि 2 लोग जो बात कर रहे हैं उनके बीच, हम अभी अब आप तो बीच में ऐसे, तो हमारा भी, हमारा क्या, ये जो टेलीफोन है ना, यही चीज तो बदली है इंटरनेट के लिए। लाइनें थोड़ी बदल गई, लाइनें तो वही है, स्विच रूम तो वही मिलेंगे आपको। तो दिस इज नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिंपल वो दे रहा हूँ। इतना आसान नहीं है कि आपको ये, उस समय चीजें आसान थी आज के कंपेयर में, कि हम यहाँ पे नो बडी अलाउ, पहले एंट्री किसी की अलाउ नहीं थी, आप इसमें हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन चूंकि हम इसके इंचार्ज थे तो हमारे पास इस बात की अथॉरिटी होती थी कि टेस्टिंग के नाम पे हम इसको चेक कर सकते थे, उस टेस्टिंग के नाम पे हम कुछ भी करें। ठीक है ना? तो बात तो ये इलीगल है ना, लोगों के बात सुनना। बातें सुन सकते हैं बिल्कुल, मैं ही तो बताया। अब मैं आगे क्या कहूँ, समझ गए होगे आप, समझाने की जरूरत थोड़ी ना है। तो फिर प्राइवेसी तो कुछ भी नहीं रहा। हाँ, यस, यस, बिल्कुल आप सही पकड़ा। लेकिन समय के साथ जो है साइबर सिक्योरिटी का जो मतलब है, उसका एम यही है, उसका एम ये नहीं है कि चोरी करना, कैसे हैकिंग करना, उसका एम है कि अपने इस प्रोटेक्शन को कितना स्ट्रांग करना है। तो सबसे बड़ा लूप होल कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है। नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी आता है तो लोगों के माइंड में आता है कि हम चोरी नहीं, मैं
आपको हैकिंग नहीं सिखाने वाला हूं, मैं आपको प्रोटेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं। आपका लूप होल पहले बता दिया, ये लाइन आपको क्लियर है कि कहाँ का हो सकता है ये दे। लेकिन अब इसको, अब जो नया नेटवर्क कल हम लोग बात करेंगे, बाकी भी स्टूडेंट होंगे, तो उसमें नई व्यवस्था क्या की गई उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक यू।